हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीपीसी 12 पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सिस्टम 2 का स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आता है और एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है डेफिनेशन से रिलेटेड। स्ट्रिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसको बेसिकली हम समझेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको इजीली हम समझ लेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि माई सेल्फ इज धर्मराज जाट, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसमें हम क्या क्या देखेंगे उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। और इससे पहले जो कि हमने पढ़ा या फिर ये किस तरीके से हम इस टॉपिक को अप्रोच करेंगे उस चीज पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी मैकेनिकल डिजाइनिंग हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें बेसिकली हमने पढ़े थे इंसुलेटर्स। क्या पढ़े थे फ्रेंड्स? इंसुलेटर्स हमने पढ़े थे। और वो जो इंसुलेटर थे वो बेसिकली हम जो यूज करते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वो 4 तरह के इंसुलेटर हम पढ़े थे। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवा देता हूँ। पिन, सस्पेंशन और स्ट्रेन इंसुलेटर, और उसके बाद सेकल इंसुलेटर। ये सब इंसुलेटर हमने पढ़े थे। इनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट हमने देख ली थी कि ये कहाँ तक यूज होता है, इसकी वोल्टेज एप्लीकेशन क्या है, ये सब हमने देख लिया था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल डिजाइनिंग ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं और उनमें से एक टॉपिक आया है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो आपको इनकी एप्लीकेशन याद रखनी है, कौन से वोल्टेज लेवल पे कौन से इंसुलेटर को यूज करते हैं, और अदर एप्लीकेशंस भी जो इम्पोर्टेंट है सस्पेंशन और स्ट्रेन इंसुलेटर के लिए, वो भी आपको याद करना है। चलो अब हम इन सबको छोड़ के आते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके माइंड में बात आए, कहीं पर भी आप पावर सिस्टम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात सुनो, तो आपके माइंड में सीधी सी बात आ जानी चाहिए कि ये क्या है, ये है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको टेक्निकल फॉर्म में अगर हम बोल रहे हैं तो ये है नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। और टेक्निकली अगर हम इसको बोले तो इसको हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। चलो इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज है और थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जनरली ये हमारे ट्रांसमिशन का टावर होता है जो नीचे गड़ा हुआ होता है, मीन्स ये अर्थ है, ये ट्रांसमिशन का टावर। सिंपल फॉर्म में हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। इसकी एक क्रॉस आर्म होती है, एक ऐसी इस पे क्रॉस आर्म होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस आर्म। और ये हमारा है टावर। क्या है? ये हमारा है टावर। इस पे आप सबने देखा होगा कि इस तरीके से इंसुलेटिंग डिस्क लगी हुई होती है। इस तरीके से इंसुलेटिंग डिस्क लगी हुई होती है। इस तरीके से इंसुलेटिंग डिस्क क्या होती है? लगी हुई होती है। ये इंसुलेटिंग डिस्क इस तरीके से लगी हुई होती है। इंसुलेटिंग डिस्क, ये इंसुलेटिंग डिस्क इस तरीके से लगी होती है। डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2। लेट सपोज हम 3 डिस्क का एक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं कि 3 डिस्क की एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके की ये लगी हुई होती है और यहाँ पर नीचे क्या होता है? कंडक्टर होता है। या फिर इस कंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करके इसको कहें इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर जा रहा होता है। तो ये कंडक्टर हो गए। हम सिर्फ एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरा कंडक्टर दूसरे फेज का, ऐसे ही तीसरे फेज का, मीन्स आर वाई बी तीनों फेज के कंडक्टर इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये हो गया डिस्क नंबर 1, ये हो गया डिस्क नंबर 2, ये हो गया डिस्क नंबर 3। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, ये किसी भी एक VL वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है। हम जानते हैं कि VL वोल्टेज की एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये स्ट्रिंग है, ये तीनों डिस्क को मिला के जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ 3 डिस्क। ऐसे स्ट्रिंग ऑफ 2 डिस्क भी हो सकती है, स्ट्रिंग ऑफ 5 डिस्क भी हो सकती है, स्ट्रिंग ऑफ 10 डिस्क भी हो सकती है, 15 डिस्क भी हो सकती है। इनकी संख्या डिपेंड करती है लाइन के वोल्टेज पर।
कितने डिस्क की कनेक्ट होंगे स्ट्रिंग में, इट डिपेंड्स ऑन द लाइन वोल्टेज। ये जो लाइन है उसके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी मींस आपके माइंड में सीधा सा क्या आना चाहिए, नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है, और नेचर स्टैंड्स फॉर, नेचर को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये क्या नेचर, आइदर इट इज यूनिफॉर्म और इट इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको देखना है या फिर हम इसी की स्टडी करेंगे। बेसिकली स्ट्रिंग एफिशिएंसी में हम इसी की स्टडी करते हैं, सारा फोकस इसी पे होता है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग किस तरह का है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब इससे कौन सा वाला हमारे लिए बेटर होता है, कौन सा वाला हमको नहीं चाहिए होता है, तो यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्शनेबल। ये ऑब्जेक्शनेबल होता है, ये नहीं होना चाहिए। इससे कुछ समस्याएं हो जाती है, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए। अब एक्चुअल में क्या होता है वही हमको देखना है। ये ऑब्जेक्शनेबल होता है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का अगर स्ट्रिंग का अक्रॉस होता है तो वो हमें चाहिए, उससे हमें कुछ फायदे होते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। अब हम क्या करें, ये यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके अक्रॉस या फिर नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सपोज देखिए आप यहाँ पर क्या, ये एक मेटालिक लिंक है, दोनों स्ट्रिंग के बीच में मेटालिक लिंक है। ये क्या है, मेटालिक लिंक, दोनों स्ट्रिंग के बीच में मेटालिक लिंक है, और ये भी एक मेटल, ये कंडक्टर है जो इस मेटल के थ्रू इस पे कनेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, लीकेज करंट, ये इंसुलेटर है, बेसिकली ये इंसुलेटर है, फिर भी इससे एक लीकेज करंट यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, टावर की क्रॉस आर्म से होती हुई, टावर से होती हुई ग्राउंड में चली जाती है, लीकेज करंट। इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ करंट यहाँ से फ्लो होती है। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कैसा बनेगा, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मुझे बनाना है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये बताइए, ये तो टावर है, ये टावर है, ये क्रॉस आर्म जो किसकी बनी होगी, आइदर स्टील और आयरन। तो ठीक है, जनरली स्टील की बनी होगी या फिर आयरन की बनी हुई होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर एक प्लेट है जो कि वोल्टेज V1 पे है और एक दूसरी प्लेट है जो कि वोल्टेज V2 पे है, और उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। एंड इफ अ प्लेट इज अ पोटेंशियल ऑफ V1 एंड अनदर प्लेट इज अ पोटेंशियल ऑफ V2, देन दिस स्ट्रक्चर विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, दिस स्ट्रक्चर विल बिहेव एज ए कैपेसिटर। अगर एक प्लेट पर्टिकुलर पोटेंशियल पे हो, दूसरा प्लेट कोई दूसरी पोटेंशियल पे हो, मतलब दोनों का वोल्टेज अलग अलग हो, तो ये दिस स्ट्रक्चर विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ हो या फिर एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, देन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बिहेव एज ए कैपेसिटर। सो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है, ये इसका लाइन वोल्टेज है VL। अगर ये लाइन वोल्टेज है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये लाइन, अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर ये स्टार कनेक्टेड है, इसको मैं ग्राउंड करूं, हम कौन सा वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं अभी, ये लाइन वोल्टेज VL इज दो लाइन के बीच का वोल्टेज VL। लेकिन ये और ये पॉइंट कौन सा हो गया, हेल्दी लाइन और अर्थ के बीच, अर्थ कौन सा, ये, तो ये वोल्टेज कौन सा हो गया, फेज वोल्टेज। तो यह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कौन सा वोल्टेज अपेयर होगा, फेज वोल्टेज, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, VPH, और वो कितना होगा, VL डिवाइड बाय √3। हम जानते हैं थ्री फेज लाइन में फेज वोल्टेज VL डिवाइड बाय √3 होता है। तो इस कंडक्टर जा रहा होगा और स्ट्रिंग से होता हुआ, क्रॉस आर्म से होता हुआ टावर के जो ग्राउंड हो रहा है, इस पूरे के बीच में वोल्टेज कितना डेवलप होगा, वो होगा VPH डिवाइड बाय √3, सॉरी VPH होगा, दैट विल बी VL डिवाइड बाय √3। तो ये है यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा इस स्ट्रिंग के अक्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज का 1/√3 मल्टीप्लाइड में लाइन वोल्टेज होगा उसका डिवाइड बाय √3 वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप होगा, या फिर फेज वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं।
अब हमारा एम क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो टावर है, टावर हमने ऐसा कैसा बना दिया, क्रॉस आर्म हमने ऐसी कैसी बना दी। अब मुझे बताइए ये डिस्क क्या है, यहाँ का वोल्टेज सपोज करो इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज हमने मान लिया V1, इस डिस्क के अक्रॉस हमने वोल्टेज मान लिया V2 और यहां से यहां तक का कंडक्टर तक का वोल्टेज हमने मान लिया V3, ये वोल्टेज हमने मान लिया V3। तो यहां से कितना पोटेंशियल है, जीरो, ये जीरो, यहां पर कितना पोटेंशियल है, जीरो, और यहां पर कितना पोटेंशियल है, V3 प्लस V2। तो जीरो, एक प्लेट पे अदर कुछ डिफरेंट पोटेंशियल है, दूसरी पे कुछ डिफरेंट पोटेंशियल है। सिमिलरली यहां पर और यहां पर अलग अलग पोटेंशियल है, सिमिलरली यहां पर और यहां पर अलग अलग पोटेंशियल है। और क्योंकि ये किसका बना हुआ होता है, डिस्क किसकी बनी हुई होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई होती है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करती है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। तो ईच डिस्क विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, तो हर एक डिस्क एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सी से। ये हमने एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वाले डिस्क को दूसरे कैपेसिटर से और तीसरे वाले डिस्क को तीसरे कैपेसिटर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो कंडक्टर है वो तो एक से, इस टोटल कंडक्टर को मैं सिर्फ एक गोला और इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि टावर की हाइट थोड़ी बड़ी होती है, आपको डिस्क को नीचे लिया है, टावर को ऊपर कर दिया, लटका दिया, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डिस्क का इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया, तो ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी से, क्योंकि ईच डिस्क विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, इसलिए हमने इसको कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर दिया और उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू सी रख दी। सभी की वैल्यू सी क्यों रखी, क्योंकि ऑल डिस्क विल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सारी की सारी डिस्क सेम मटेरियल की है, सेम शेप साइज की है, इसलिए हमने इनका क्या कर दिया, सभी को कैपेसिटेंस इक्वल मान लिया, जो बेसिकली नियर बाय इक्वल होगा भी सही। तो इन सब का कैपेसिटेंस हमने मान लिया C, एंड C इज द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ दिस, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ दिस, इसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क। इससे आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, डिस्क का कैपेसिटेंस है C क्या है, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर होती है, वही हमारे लिए समस्या का कारण बनती है। अगर मान लो ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दे, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट यही होगा, तो क्या होगा, यहां से एक लीकेज करंट फ्लो होगी और यहां से चली जाएगी। अब हम क्या करें, V1 की वैल्यू निकालें, तो V1 किसका क्रॉस वोल्टेज है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है V1 इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। V2 इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है V2 और V3 इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है V3, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से जो लीकेज करंट फ्लो होगी, सेम लीकेज करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द कैपेसिटेंसेस, सभी कैपेसिटर के थ्रू सेम लीकेज करंट फ्लो हो रही है, सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है, तो जो वोल्टेज हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3, V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि सेम लीकेज करंट IL फ्लो हो रही है, हर एक कैपेसिटर के थ्रू है, और तीनों का कैपेसिटेंस वैल्यू भी क्या है, C, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम। इसलिए क्या होगा कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस स्ट्रिंग का ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, तो तीनों स्ट्रिंग के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, V1 V2 के बराबर, V2 V3 के बराबर, मींस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर तीनों डिस्क का इस वाले स्ट्रक्चर का ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता है तो। लेकिन क्या है, हम एक चीज प्रैक्टिकली मिस कर रहे हैं, और वो क्या मिस कर रहे हैं वो आप यहां पर देखिए कि एक मेटालिक लिंक है, क्या है, ये मेटालिक लिंक है, और ये भी क्या है, मेटल है, बीच में क्या है, एयर है, ये किसी एक पोटेंशियल पे है, ये किस पोटेंशियल पे है, 0, ये किसी एक पोटेंशियल पे है जो क्या है, V3, या क्या है यहाँ पर V2 प्लस V3, तो इसके और इसके बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटर, एंड एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, यहां पर भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके का नहीं बन के इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअल में इसका किस तरीके का बनेगा वो हमको देखना है।
तो प्रैक्टिकली इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके का नहीं बनते। क्या होगा, क्योंकि ये एक मेटल लिंक है एंड इट इज वर्किंग एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल एंड दिस इज आल्सो अ मेटल एंड इट इज आल्सो वर्किंग एट अ डिफरेंट पोटेंशियल कंपेयरिंग टू दैट पॉइंट। सो यहां पर एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा एंड इन विच इन दिस कैपेसिटर एयर विल एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो यहां पर एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। तो ये एक कैपेसिटर दोनों के बीच में फॉर्म हो गया, मेटल लिंक के बीच में ये, और इसको तो नाम दे दिया था हमने सेल्फ कैपेसिटेंस C, इसको हम नाम देंगे शंट कैपेसिटेंस C1। इसको हमने नाम दे दिया C1 और इन दोनों की वैल्यू भी सेम ही होगी क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम है और दोनों के बीच में एयर एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो दिस इज C1 और C1 इज व्हाट, C इज सेल्फ कैपेसिटेंस वेयर एज C1 इज शंट कैपेसिटेंस। C1 को क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस। C1 को बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस और C है सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ दिस, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ दिस। Self capacitance of this is C and C1 is the shunt capacitance। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रैक्टिकली जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा और इस तरीके का बनने से क्या समस्या होती है वो हम देख लेते हैं। अब क्या होगा, लेट सपोज I1 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड स्मॉल I1 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर। लेट I2 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड स्मॉल I2 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड I3 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर। Here to here, what is the voltage? V1. Here to here, what is the voltage? V2. ये वाला। और here to here, what is the voltage? V3. यहाँ कंडक्टर और इस डिस्क के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो है V3। सो अब हम देखते हैं कि V1, V2 और V3 में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं V1 क्या होगा, इस वाले डायग्राम से अगर हम देखें तो V1 क्या होगा, कहां लिखूं, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से और यहां पर लिखता हूं। इसको तो रफ कर सकते हैं, अब अपन इसको रफ कर सकते हैं जनरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है इतना। अब इस डायग्राम में देखिए V1 क्या होगा, V1 इस कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज है, वो होगा I1 इंटू XC, सॉरी Y1 इंटू XC, ये होगा V1 I1 इंटू XC और XC की वैल्यू कितनी होगी, I1 डिवाइड बाई 2 पाई FC। I1 डिवाइड बाई XC की वैल्यू कितनी है, 2 पाई FC। तो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, V1 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई 2 पाई FC, ये होगी V1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है डिवाइड बाई 2 पाई F इंटू C। वैसे ही V3 की वैल्यू कितनी होगी, I3 डिवाइड बाई 2 पाई FC, बिकॉज XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है इसलिए C की वैल्यू यह आ गई। ठीक है, अब हमको देखना है कि I1 is not equal to I2 is not equal to I3। I1, I2 एंड I3 सेम नहीं है। I2 क्या है, I2 है I1 प्लस स्मॉल I1 का सम, whereas I3 क्या है, I3 is I2 प्लस स्मॉल I2 का सम, और इसको हम I1 की टर्म में लिखें तो ये है I1 प्लस स्मॉल I1 प्लस I2 का सम। इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि I3 is greater than I2 is greater than I2। ये रिलेशन हमको इन इक्वेशन से मिलता है। अगर हम इक्वेशन को सिंपली अगर हम इनको देखें तो I3 बड़ी है I2 से, सॉरी I3 I2 से बड़ी, I2 I1 से बड़ी, मींस I3 इस वाले डिस्क से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, इस वाले डिस्क से सबसे कम, इस वाले डिस्क से सबसे कम करंट फ्लो होगा। तो इस रिलेशन को अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I है, इससे हमको पता चलता है कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि ये रिलेशन करंट का बनता है, इस वजह से वोल्टेज का रिलेशन ये बनेगा। तो हमने क्या देखा इस रिलेशन से, हमने इस रिलेशन से ये देखा कि जो डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर है, ये डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर है
डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर विल हैव मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट। देन उसके बाद जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। तो प्रैक्टिकली द डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे पता चला? क्योंकि V1, V2 और V3 प्रैक्टिकली सेम नहीं होते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के अक्रॉस जो हमने पढ़ा ना कि क्या क्या है एक्चुअली स्ट्रिंग एफिशिएंसी, नेचर ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर किस तरह का है, आइदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉन यूनिफॉर्म, वो हमने देख लिया है कि स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म होता है उससे क्या समस्या होती है वो देख लीजिए। सपोज ये 33 किलो वोल्ट की लाइन, 33 किलो वोल्ट की लाइन, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर जो होगी उस पे वोल्टेज स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके अक्रॉस इससे कम होगा और सबसे कम इसके अक्रॉस होगा। तो सपोज 33 किलो वोल्ट में से 15 किलो वोल्ट इस स्ट्रिंग के अक्रॉस होता है, 12 किलो वोल्ट इस स्ट्रिंग का क्रॉस होता है और 6 किलो वोल्ट इस स्ट्रिंग का क्रॉस होता है। 6 किलो वोल्ट फर्स्ट के, 12 किलो वोल्ट सेकंड के एंड 15 किलो वोल्ट थर्ड स्ट्रिंग का क्रॉस होता है। इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इस स्ट्रिंग का क्रॉस होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ईच डिस्क इज डिजाइन VD, डिस्क का वोल्टेज होता है 11 किलो, क्योंकि ईच डिस्क इज डिजाइन फॉर 11 किलो वोल्ट। हर एक डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन की जाती है, लेकिन इस डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 6 किलो वोल्ट। कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, 6 किलो वोल्ट। मींस दिस डिस्क इज डी रेटेड। कैसी हो रही है, डी रेटेड। इसकी कैपेसिटी 11 किलो वोल्ट सेंड करने की है, पर इसके अक्रॉस 6 किलो वोल्ट आ रहा है। मींस इट इज वर्किंग अंडर डी रेटेड कंडीशन। दूसरी क्या हो रही है, 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन है, लेकिन 12 किलो वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, ओवर रेटेड। क्या हो रही है, ओवर। आप यहां मत लिखना, आप अपनी नोटबुक में साइड में लिख लेना उधर, क्योंकि आपको यहां दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। तो ये हो रही है ओवर रेटेड। सिमिलरली ये भी क्या हो रही है, ओवर रेटेड। ये भी क्या हो रही है, ओवर रेटेड। इससे क्या समस्या होती है वो आप देख लीजिए। क्या 33 किलो वोल्ट की लाइन को 3 डिस्क के साथ हम यूज कर सकते हैं? सीधा सा आपको दिख रहा है 11 किलो वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है, डेवलप हो रहा है 15 किलो वोल्ट। हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंसुलेटिंग डिस्क और यूज करनी पड़ेगी। मतलब 33 किलो वोल्ट की लाइन के लिए हमको 4 इंसुलेटिंग डिस्क यूज करनी पड़ेगी, अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो इसके अक्रॉस 11 किलो वोल्ट होता, इसके अक्रॉस 11 किलो वोल्ट होता, इसके अक्रॉस 11 किलो वोल्ट होता, और 33 किलो वोल्ट इस लाइन के अक्रॉस 33 किलो वोल्ट की लाइन को ये तीनों जो डिस्क है वो इसको बियर कर पाती, क्योंकि तीनों डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो आपके समझ में आ रही है, अगर ये यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अक्रॉस होता तो 11 11 और 11 33 किलो वोल्ट हो गए, तो ये इसको बियर कर पाती। पर नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई ना कोई डिस्क ओवर रेटेड हो जाती है, तो हमको डिस्क की संख्या बढ़ानी पड़ती है। जैसे डिस्क की संख्या बढ़ाते हैं हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं चाहिए। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कह रहे थे कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमको चाहिए यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हमें फायदा मिल जाता। तो हमको इसको यूनिफॉर्म, अब हमारी सारी अप्रोच स्ट्रिंग एफिशिएंसी की किस तरफ जानी चाहिए कि इसका यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अक्रॉस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि 3 डिस्क के लिए किस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला कि जो डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर होती है उस पर मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होता है, और जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वोल्टेज जो डेवलप होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर हम नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नोट जरूर लिखें, डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर
नियरेस्ट टू कंडक्टर हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस उसके अक्रॉस मैक्सिमम होगा जिसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगा। तो वही बात है, ठीक है। एज V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, इस रिलेशन से हमने ये वाला निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस, या फिर इस डिस्क के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्यों हमको यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब हमको क्या देखना है, इसको तो हम कर देते हैं डिलीट। अब हमको देखना है, कैलकुलेट करना है स्प्रिंग एफिशिएंसी। क्या करना है? कैलकुलेट करना है स्प्रिंग एफिशिएंसी इस वाले इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से। उससे पहले हम परसेंटेज स्प्रिंग एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला लिखें, परसेंटेज स्प्रिंग एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला लिखें तो परसेंटेज स्प्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू gì होता है, पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज, पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द लाइन, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द लाइन। और यही क्या होगा, इसको ये भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ये दोनों एक ही बात है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क मींस n मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, n मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। अब आपको बताओ, वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द लाइन, इस लाइन का पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क, n is number of disc, where n is number of disc। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क, n क्या है? नंबर ऑफ डिस्क। तो ये हमारा परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रखते हैं। तो देखिए, रखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में। टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हो गया। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं VPH, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं V3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क, इस वाले कैलकुलेशन में n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम तो n ही रखते हैं, नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो गई? n। नंबर ऑफ डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज n इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। तो डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर कौन सी है? ये। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V3। तो इस केस में हमारा परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय n टोटल नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। तो ये हो गया V3 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो यहां पर आप देखो, जब यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, VD का मतलब है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला केस है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है? V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होता है।
और इसको मैंने V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होता है, मीन्स हर एक डिस्क के अक्रॉस सेम वोल्टेज डेवलप होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, V1 की जगह V3 रखो, V2 की जगह भी V3 रखो। तो हम यहाँ से अगर इस इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3V3, कितना हो जाएगा 3V3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है यहाँ पर 3 इंटू V3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वाला क्या हो गया कैंसिल आउट। परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 100%, कितना ये आ गई हमारे पास 100%। तो हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब कभी भी स्ट्रिंग के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है 100%। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी इस स्ट्रिंग के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 100%। तो इसको भी नोट लगा के लिखो, इन केस ऑफ, आप लिख लेना इसको, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज 100%। चलो अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि ये एसी लाइन है, अगर ये जो कंडक्टर है इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होगा। इन केस ऑफ इफ डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड, इफ डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड to the transmission line, देन क्या होगा, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन को, ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है इसको अगर डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम का, तो अगर इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। मेरा क्वेश्चन ये है स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर एक्ट नहीं करता, डीसी सप्लाई के लिए हमको पता है कि कैपेसिटिव सर्किट से कैपेसिटेंस रिमूव हो जाता है। तो जब ये कैपेसिटेंस सर्किट से रिमूव हो जाएगा तो इसी की वजह से, तो शंट कैपेसिटर अगर सर्किट से रिमूव हो जाए तो इसी की वजह से तो नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता था इस स्ट्रिंग के अक्रॉस। तो जब ये कैपेसिटर नहीं रहेगा तो जितनी भी लीकेज करंट फ्लो होगी वो इसी पाथ से फ्लो होगी, हर एक डिस्क से सेम करंट फ्लो होगा, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 100%, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म। और हमने अभी देखा कि यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमेशा कितनी होती है 100%। तो हम कह सकते हैं इफ डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसमिशन लाइन देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी will be 100%। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं तो कैपेसिटर नेचर लाइन का हट जाएगा, ये कैपेसिटेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब ये कैपेसिटेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो जैसे ही कैपेसिटेंस रिमूव होगा ये नहीं बनेगा, कहने का सेंस ये है जैसे ही कैपेसिटेंस रिमूव होगा, ये कैपेसिटेंस रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से कोई लीकेज करंट फ्लो नहीं होगी, लीकेज करंट फ्लो नहीं होगी तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एफिशिएंसी होती है 100%। तो हम क्या है आज के स्ट्रिंग एफिशिएंसी के टॉपिक को यहीं पर समराइज करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, किस केस में फायदा है, किस केस में नुकसान है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। अब जो कैलकुलेशन है स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि आप बुक से भी पढ़ोगे इसकी कैलकुलेशन निकालना तो बहुत इजी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के मेथड, किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं उसके मेथड हम देखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय।